इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCS एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग संसदीय समितियों से प्रश्न देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, जिसमें आज हम लोग लास्ट प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे, जिसमें हम लोग आज संसदीय प्रस्तावों के संदर्भ में प्रश्नों को देखेंगे। और उम्मीद करता हूं कि संसदीय समितियों से संबंधित जितने भी प्रश्न हम लोगों ने किए, उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सारी चीज़ें आपको संसद की समितियों से संबंध में काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट हो चुकी होंगी और आप एक सहज स्थिति में पहुंचे होंगे। आज हम लोग इसी तरह से देखेंगे प्रस्तावों से संबंधित जो संसदीय प्रस्ताव होते हैं, कितने तरह के प्रस्ताव होते हैं, कौन कौन से प्रस्ताव भारत की देन है और क्या कैसी प्रक्रिया प्रस्तावों के रूप में हमारे यहाँ जो संसद में कार्रवाई चलती है, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जर्नल अवेयरनेस के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। तो दोस्तों, आइए एंजॉय करते हैं क्लास को और देखते हैं पहले प्रश्न की श्रृंखला को। पहला प्रश्न क्या है आज की श्रृंखला में? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि संसदीय प्रस्ताव से संबंधित आज का हमारा ये सेशन है। इस सेशन में हम लोग पहले प्रश्न को लेते हैं। आइए एंजॉय करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब स्टेटमेंट्स हैं, प्रश्नों पर विचार करना है। ओके, पहला कह रहा है संकल्प एवं प्रस्ताव संसदीय कार्रवाई के साधन हैं। दूसरा कह रहे हैं संसद सदस्य लोकहित के मामलों को प्रस्ताव के माध्यम से ही संसद में उठाते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट दे रहे हैं और पूछ रहे हैं इसमें उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। ऑप्शंस आपको देने होंगे, ऑप्शंस के आधार पर आपको जवाब देना होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या इसमें से है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो पढ़े हैं वो ज़रूर जवाब फटाफट दे रहे होंगे। संकल्प एवं प्रस्ताव संसदीय कार्रवाई के साधन है। देखिए, संसद की जो कार्रवाई चलती है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है कि बेसिकली आप उसको बार बार सुनते होंगे टीवी पर कि प्रस्ताव, कार्य रोको प्रस्ताव आ गया, स्थगन प्रस्ताव आ गया, तमाम सारे ऐसे प्रस्ताव के बारे में आप रह करके चर्चाएं आप देखते रहते हैं टीवी पे। तो प्रस्ताव तो निश्चित तौर से संसदीय कार्रवाई का तो एक साधन हो ही गया, उस आधार पर अगर आप देखते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा था कि संसद सदस्य लोकहित के मामलों को, देखिए संसद में होता क्या है कि चूंकि जनता के प्रतिनिधि जाते हैं वहाँ पर, तो जो प्रतिनिधि जाते हैं तो वो जनता से जुड़ी हुई बातें ही तो करेंगे, लोकहित के मुद्दे उठाएंगे। तो निश्चित ऑब्वियसली ये बात सही है कि संसद सदस्य लोकहित के मामलों को प्रस्ताव के माध्यम से ही संसद में उठाते हैं, यानी कि जो प्रस्ताव के माध्यम से लोकहित के मुद्दों को संसद में उठाए जाते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं दोस्तों। तो इस आधार पर जो आपका पहला और दूसरा करेक्ट हो गया और इस आधार पे आपका सी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आप लोग प्रश्नों को अच्छे से एंजॉय करते रहिए दोस्तों। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने प्रश्नों को अच्छे से पढ़ रखा है और वो अच्छे से जवाब इसको दें, और जो बच्चे हमारे इस क्लास को अभी नहीं कर पाए हैं किन्हीं कारणों से, तो वो प्रश्नों को समझ करके सारी चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास करें। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर कौन सा सही कथन नहीं है, ये आपको उसमें पता करना है और बाकी सभी सही होंगे। पहला कह रहा है जब कोई विशेष घटना घटित हो जाती है या देश में कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संसद सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से स्थगन प्रस्ताव कर सकते हैं, यानी कि ला सकते हैं कि संसद की वर्तमान कार्यवाही को स्थगित कर इस विशेष घटना, स्थिति या प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर से ये चीज़ें होती हैं, संसदीय कार्रवाई में ये बातें होती हैं, तो निश्चित तौर से ये आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा है स्थगन प्रस्ताव को काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है। निश्चित तौर से आपने पढ़ा है, जवाब दीजिए फटाफट, क्या है, सही है कि नहीं है। तीसरा कह रहा है कार्य स्थगन प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। तीसरा कह रहे हैं कि चौथा है लोकसभा द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव का पारित होना सरकार के लिए अपमानजनक होता है एवं इसके कारण सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। तो बताइए फटाफट जवाब इसमें कि क्या एग्जैक्टली इसके जवाब सही कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं सही है, ये आप बताइए। तो देखिए, पहला जो आपका ऑप्शन था, जवाब आ गया होगा बच्चों, उम्मीद करता हूं। पहला आपका कह रहे हैं जब कोई विशेष घटना घटित हो जाती है,
देश में कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संसद सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से स्थगन प्रस्ताव कर सकते हैं, यानी कि ला सकते हैं। सदन की वर्तमान कार्रवाई को स्थगित, भाई प्रस्ताव लाएंगे यानी कि काम जो चल रहा है उसको रोकिए और विशेष जो घटना घटित हुई है उस पर चर्चा कर लीजिए। ठीक है, ये होता है कार्यस्थगन प्रस्ताव का मतलब, बिल्कुल सही है ये। दूसरा कह रहा है स्थगन प्रस्ताव काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है। जी हाँ, काम को रोका जाता है स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, इसी कारण से इसको ही काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो स्थगन प्रस्ताव कहिए या काम रोको प्रस्ताव आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आपका हो गया। इसी प्रकार आपका तीसरा है कार्य स्थगन प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये 50 सदस्यों द्वारा कम से कम समर्थित होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है आपका है। और इसके अलावा आपका लोकसभा द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव का पारित होना सरकार के लिए अपमानजनक होता है। जी हाँ, बिल्कुल है, ये कार्य मतलब जो है सरकार के लिए अपमान का विषय होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन कह रहे हैं इसके कारण सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये बात सही नहीं है। त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है सरकार को, अपमानजनक सरकार के लिए होता है, ये बात सत्य है। लेकिन त्यागपत्र देना ये गलत हो गया, तो साथ ही स्टेटमेंट आधा सही आधा गलत हो गया, इस आधार पर ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका असत्य घटना यही हो गई आपकी, बाकी सभी सही हैं। इसमें भी अगर देखा जाए आधा ही अगर हम लेते हैं यानी अपमानजनक होता है तो फिर तो सही है, लेकिन इसमें जो जोड़ दिए गए हैं कि त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है, ये आपका त्रुटिपूर्ण है। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न है अध्यक्ष की अनुमति से जब कोई संसद सदस्य किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करता है या उससे संबंधित प्रश्न पूछता है तो उसे यहाँ पर देखिए रिक्ति है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिक्ति है, प्रस्ताव कहते हैं। फिर वो रिक्ति है आपकी, प्रस्ताव की संकल्पना भारत की देन है, 1954 में अस्तित्व में आई थी। तो ये किस घटना के बारे में कह रहा है दोस्तों? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, उम्मीद है जो बच्चे पढ़े होंगे वो 100% इसका जवाब दे रहे होंगे। ऑप्शंस हैं स्थगन प्रस्ताव, दूसरा कह रहा है विशेषाधिकार प्रस्ताव, तीसरा कह रहा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और चौथा कह रहा है निंदा प्रस्ताव। तो देखिए प्रश्न में सीधा सा जवाब दिया है, उम्मीद है कि आप लोग जवाब दे चुके होंगे, फटाफट देते जाइए जवाब। आप कह रहे हैं अध्यक्ष की अनुमति से जब कोई संसद सदस्य किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर की ओर आकर्षित करता है। कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का, कोई सार्वजनिक हित का कोई विषय है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और उसकी ओर सरकार का ध्यान मंत्री का मतलब कहिए या सरकार के मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हैं तो उसे संबंधित मतलब उस मुद्दे से संबंधित उनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये प्रस्ताव कौन से आपके मतलब प्रस्ताव किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सॉरी दोस्तों, तो देखिए स्वाभाविक है ना, क्या करते हैं ये किसका कर रहे हैं, जो मंत्री महोदय है उनका क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट उनको कर रहे हैं ना, उनको इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई आप इसका जवाब दीजिए, आकर्षित कर रहे हैं उस जो सोशल मुद्दा है, सार्वजनिक हित का जो मुद्दा है उसकी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये ध्यानाकर्षण हो जाएगा आपका, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसका नाम हो जाएगा, निश्चित तौर से आप जानते हैं। और ये भी जान लीजिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो किसकी देन है, भारत की देन है। ये बिल्कुल यहाँ पर आपने देखा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यहाँ पर पहले आंसर ले लीजिए आप पहले, ओके आंसर ले, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आप इसमें ले लेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए कि क्या क्या प्रस्ताव भारत के देन है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव है, ये दोनों जो है भारत की देन है, ठीक है। और आप इसके अलावा एक और देखेंगे, एक कार्यवाही देखेंगे, शून्यकाल, ठीक है, जिसे आप प्रश्नोत्तर काल के नाम से भी जानते हैं। ये आपके ये तीन चीज़ें जो है वो भारत की ही संसदीय व्यवस्था जो पूरे कंट्री में लागू है, सभी देशों में लागू है, तो उसमें आप देखेंगे तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपका, विश्वास प्रस्ताव और शून्यकाल, ये भारत की ही देन है। तो ठीक है, प्रस्ताव में अगर देखें तो 2 प्रस्ताव भारत की देन है और एक आपका जो है प्रक्रिया शून्यकाल, ये भारत की देन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मंत्री का आकर्षण किया जाता है, ध्यान को अट्रैक्ट किया जाता है और जो सार्वजनिक हित का मुद्दा है उस पर चर्चा कराई जाती है मंत्री महोदय से, ये कहा जाता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं
कि निम्न में से किस प्रस्ताव ने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। ठीक है, किस प्रस्ताव ने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। ठीक है, तो आपका देख रहे हैं क्या, अब देखिए स्थगन प्रस्ताव है, यानी कि स्थगन कार्य को स्थगित कर दीजिए और फिर उसके बाद में उस चीज़ को ध्यान से सुनिए, मतलब देखिए। तो इसमें कह रहा है विशेषाधिकार प्रस्ताव, पहला कह रहे हैं इसमें विशेषाधिकार प्रस्ताव, दूसरा कह रहे हैं निंदा प्रस्ताव, तीसरा कह रहे हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, चौथा कह रहे हैं कटौती प्रस्ताव। ये 4 प्रस्ताव हैं। क्या कर रहा है, यह स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। तो ये क्या होता है, अभी इसके पहले जो आपने देखा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इसमें क्या होता है कि जो लोकहित का विशेष मुद्दा होता है उस पर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर चर्चा कराई जाती है। तो ये क्या किसके बोझ को हल्का करता है, किसकी प्रक्रिया होने की, जो कार्य स्थगन प्रस्ताव है इसके बोझ को हल्का करता है, इसके क्षेत्र को कम करता है। ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आपका 5 नंबर का जो प्रश्न है उसमें कह रहे हैं कि यदि किसी मंत्री ने तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर संसद के किसी सदस्य अथवा उसके सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है, तो संसद का कोई भी सदस्य मंत्री के विरुद्ध किस प्रस्ताव को संसद के समक्ष रख सकता है जिसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना होता है। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है, आपको प्रश्न के से पढ़ के ही जवाब आपको आ रहा होगा। देखिए हो क्या रहा है, किसी एक मंत्री का जो मंत्री महोदय के द्वारा जो दिए गए तथ्य हैं, जो बातें बताई गई हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तथ्यों को छिपा कर बताया गया है। तो जब तथ्यों को छिपाया जाएगा और संसद का कोई मेंबर है तो उसका क्या होगा भाई, गलत तथ्य उसको बता दिए जाएंगे, संसद में मंत्री महोदय गलत तथ्य बता देंगे, तो उसमें क्या होगा, है ना, उसमें उस स्थिति में क्या होगा, उसका क्या होगा, विशेषाधिकार का हनन होगा ना, उसके विशेषाधिकार का हनन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि निंदा प्रस्ताव तो होगा नहीं। ठीक है, निंदा प्रस्ताव तो हो ही नहीं सकता है। क्यों, निंदा प्रस्ताव कैसे हो सकता है भाई, निश्चित तौर से नहीं हो सकता है। ध्यानाकर्षण, यहाँ पे ध्यान आकर्षित करने की बात तो है नहीं, यहाँ पर जो सांसद महोदय हैं, ठीक है, उनको भ्रमित करने का कार्य किया है मंत्री महोदय ने, तो विशेषाधिकारों का हनन हुआ है संसद के सदस्य का। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, विशेषाधिकार प्रस्ताव, बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, यह प्रस्ताव केवल निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है, यह सरकार की नीतियों अथवा किसी कार्य की आलोचना करने के लिए विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा किसी मंत्री विशेष शासन के विरुद्ध इस प्रस्ताव को रखा जाता है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष कारण या आधार बताना आवश्यक होता है तथा इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार को सदन में बहुमत सिद्ध करना आवश्यक हो जाता है। यह किस प्रस्ताव के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों, तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जवाब दीजिए हमको, उम्मीद है सुन लिया आपने, जवाब देंगे आप। कटौती प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव है। अब देखिए जवाब आपको मिल गया होगा दोस्तों, प्रश्न में ही जवाब आपको मिल गया होगा। यह प्रस्ताव निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है, यानी लोकसभा में। यह सरकार की नीतियों अथवा किसी कार्य की आलोचना, यानी सरकार की किसी नीति की आलोचना करने के लिए, ठीक है, विपक्षी दलों द्वारा किसी मंत्री विशेष शासन के विरुद्ध, है ठीक है, मंत्री विशेष के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, पूरे शासन के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, इस प्रस्ताव को रखा जाता है। किसके प्रति, तो देखिए कटौती तो हो नहीं सकता है, ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपने पहले देखा है ध्यान तो आकर्षित करने की बात तो हो नहीं रही है। ठीक है, और फिर अगला कह रहा है इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष कारण या आधार बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो सकता है, निंदा प्रस्ताव। स्थगन तो है नहीं, क्योंकि कार्य को स्थगित करने के कोई लोकहित के विषय के मुद्दे तो है नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है, सरकार की नीतियों की बात हो रही है। ठीक है, लोकसभा में, तो निंदा प्रस्ताव होगा दोस्तों। निंदा प्रस्ताव के बारे में आपने देखा है, यह प्रस्ताव जो है लोकसभा में ही लाया जाता है, ये तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया गया है, आप जान रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें होती हैं।
आपको जो कि जाननी है सरकार की नीतियों का, और किसी कार्य की आलोचना करने के लिए ये लाया जाता है। ठीक है, सरकार की नीतियों और विशेष अथवा किसी कार्य की आलोचना करने के लिए लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। ठीक, और ये भी आप जानते हैं कि किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध या शासन के विरुद्ध, तो यहाँ पर आप कैसे किसी मंत्री विशेष विशेष लिखा है, यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, मंत्री विशेष होना चाहिए, मंत्री विशेष। ठीक है, मंत्री विशेष के प्रति, और या आप शासन कह सकते हैं, या शासन के विरुद्ध, विरुद्ध गलत लिखा है, शासन के विरुद्ध। ठीक है, ये प्रस्ताव लाए जाते हैं। ठीक, तो निंदा प्रस्ताव का हो गया जवाब। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? अगर लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित कर दिया गया दोस्तों, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ठीक है, कह रहा है सरकार के प्रति विश्वास, सरकार के प्रति अविश्वास, फिर कह रहे हैं सरकार के प्रति आंशिक रूप से विश्वास, और फिर कह रहे हैं सरकार के प्रति आंशिक रूप से अविश्वास। तो निश्चित तौर से आप बताइए कटौती प्रस्ताव कब आता है? बताइए किस कंडीशन में आता है? भाई तभी आएगा ना जब सरकार के प्रति अविश्वास की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, सरकार के प्रति क्या हो जाएगा? अविश्वास की स्थिति आ जाएगी तो हो जाएगा। अब चलिए जवाब हमको दीजिए कि कटौती प्रस्ताव जो होता है, कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बताया है 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव तो होते हैं। कौन कौन से? नीतिगत कटौती, नीतिगत कटौती, दूसरा आपका है अर्थगत कटौती, अर्थगत कटौती। ठीक है, अर्थगत कटौती, और इसके अलावा अब तीसरी कटौती जो होती है आपकी, वो कौन सी होती है? प्रतीक कटौती। ठीक है, ये तीसरी कटौती होती है, प्रतीक कटौती होती है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग, और इसको तो बताया गया है। तो इसमें क्या क्या होता है? नीतिगत कटौती में 1 रुपये की कटौती की जाती है, प्रतीक कटौती में 100 रुपये की कटौती की जाती है। ठीक है, तो ये तो चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी होंगी। और इन देखेंगे इसमें तो जो नीतिगत कटौती है दोस्तों, ये कटौती प्रस्ताव में सबसे गंभीर है, सबसे गंभीर कटौती होती है। कटौती प्रस्ताव सबसे गंभीर है। तो ये चीज़ें आप थोड़ी कटौती प्रस्ताव से संबंधित था, और आप लोग पढ़ा है, निश्चित तौर से आपको याद होगा इसके बारे में। तो ये थोड़ी सी आपके लिए विशेष बात रही है जो कि आपको जाननी आवश्यक थी। चलिए तो अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहे हैं बजट की मांगों में कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। निश्चित तौर से बजट में रखे हुए गए प्रस्ताव को ही क्या कहा जाता है? कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। दूसरा कह रहा है लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पास हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल देना पड़ता है। ये भी आपका स्टेटमेंट दोनों, दूसरा सही भी सही आपका है। भाई कोई भी प्रस्ताव अगर पारित हो गया कटौती से संबंधित, तो समझिए कि सरकार को क्या होगा? सरकार को जाना पड़ेगा दोस्तों, सरकार को जाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके आगे तीसरा कह रहा है कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत, अर्थगत और प्रतीक कटौती। बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया। नीतिगत कटौती प्रस्ताव का सबसे गंभीर रूप है। बिल्कुल, नीतिगत कटौती अपने सबसे गंभीर रूप है। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो चारों ऑप्शंस करेक्ट जाते हैं। तो ऑप्शन किस में हमारे पास है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रस्ताव किसी विशेष मद के लिए मांगी गई राशि में कमी करने के लिए लाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य खर्च को कम करना होता है। उपरोक्त में से कौन सी कटौती है? तो बताइए खर्च को कम करने वाला कौन सा होता है? कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें खर्च कम हो? तो 3 कटौतियों में नीतिगत, अर्थगत और प्रतीक कटौती में कौन सबसे ज़्यादा जो है पैसे को, खर्च को कम करता है? तो निश्चित तौर से नाम से आप देख लीजिए, नीतिगत है, अर्थगत है, प्रतीक है। उपयुक्त सभी से नहीं, तो आपका क्या होगा? अर्थगत कटौती सबसे ज़्यादा, यही उद्देश्य होता है, इसका लाने का ही उद्देश्य होता है, सरकार के बजट को कम करना होता है। ठीक है दोस्तों, मूल उद्देश्य खर्च को कम करना होता है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, अभी हमने इसका जवाब दे दिया था। जो बच्चे सीरियस देख रहे होंगे तुरंत जवाब आ गया होगा। निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव में 100 रुपये की कटौती की जाती है? तो नीतिगत में अभी मैंने आपको बताया था 1 रुपये की कटौती की जाती है। ठीक है, प्रतीक कटौती में आपकी देखेंगे तो आप देखेंगे प्रतीक कटौती में 100 रुपये की कटौती की जाती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आपका कहाँ कह रहा है किसमें से 100 रुपये की कटौती किसकी में की जा रही है? आपकी
प्रतीक कटौती में की जा रही, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, निश्चित तौर से तीसरा हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस कटौती में 1 रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। अब बताइए किस में से किया जाता है आपका नीतिगत कटौती, बिल्कुल पूछने की जरूरत है नहीं, है ना। नीतिगत कटौती में देखेंगे तो 1 रुपये का कटौती, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, बार बार इस प्रश्न को याद कर लीजिए। 1 रुपये की कटौती किस में किया जाए, नीतिगत कटौती में, और प्रतीक कटौती में 100 रुपये की कटौती की जाती है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से कोई असत्य कथन आपको बताना है, जो कि आप जवाब दीजिए फटाफट। कह रहे हैं पहला, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। ठीक है, ये कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। दूसरा कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति दी गई है कि वह अपने प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकते हैं। तीसरा कह रहे हैं लोकसभा ने अपने नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बना सकते हैं। और चौथा कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ बातें आपकी थीं जिनके जवाब आपको देने हैं। तो बताइए कौन सा असत्य है। पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, जवाब फटाफट बच्चों आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए, कह रहे हैं कि भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। तो भाई देख लीजिए, इसका उल्लेख कहीं नहीं, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का क्या है, उल्लेख नहीं है। नहीं है, क्या नहीं है, उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो यही आपका असत्य है। ठीक है, कह रहे हैं उल्लेख है, यहाँ पे कह दे रहे हैं, जबकि उल्लेख नहीं है। ठीक है, किसका, अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, बाकी सभी सही थे आपके। कह रहा है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कितने सदस्यों का, ठीक है, कितने सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। किसके लिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का, 60 सदस्य, 50 सदस्य, 55 सदस्य, 100 सदस्य। तो बताइए आपको, तो 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है दोस्तों, अनुसमर्थन आवश्यक होता है अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रस्ताव संसद की कार्रवाई तुरंत रोककर किसी विशेष मामले पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये पिछला प्रश्न जो था बिल्कुल उसी से मिलता जुलता प्रश्न आपका है। तो फटाफट जवाब दीजिए, क्या कौन सा प्रस्ताव होगा। कटौती प्रस्ताव कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कार्य स्थगन या काम रोको प्रस्ताव, तीसरा कह रहे हैं निंदा प्रस्ताव, चौथा कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो बताइए, कार्य को रोक करके क्या कर रहा है, कार्रवाई तुरंत रोक करके विशेष मामले पर विचार करने के लिए, तो भाई कार्य स्थगन प्रस्ताव होगा या काम रोको प्रस्ताव जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकेंड राइट होगा आपका यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे, सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिए किसी मंत्री या शासन के विरुद्ध कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही सहज प्रश्न है, जवाब आ गया होगा फटाफट आपका। सरकार की नीतियों का, तो निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और संसदीय प्रस्ताव कह रहे हैं। तो निश्चित तौर से क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सरकार की नीतियों की आलोचना, तो क्या करेंगे आप, निंदा करेंगे ना सरकार की। चलिए ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर्च की किसी विशेष मांग से जुड़ी नीति से असहमति व्यक्त करने के लिए कौन से कटौती प्रस्ताव को लाया जाता है। कौन से कटौती प्रस्ताव को लाया जाता है, कहाँ पर, सरकार के लिए। ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। खर्च की किसी विशेष मांग से जुड़ी असहमति व्यक्त करने के लिए कौन से कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो देखिए, खर्च को कम करने के लिए जो लाया जाता है आपकी कटौती प्रस्ताव, वो प्रतीक कटौती होती है। सरकार की आलोचना करने के लिए, असहमति व्यक्त करने के लिए लाई गई जो प्रस्ताव होता है वो कटौती प्रस्ताव होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव कब एवं किसके विरुद्ध पेश किया गया था। ठीक है, किसके विरुद्ध पेश किया गया, तो आप जान लीजिए। पहला कह रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, जवाब फटाफट दीजिए। 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था।
दूसरा कह रहे हैं 1990 में बीपी सिंह मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया गया था। तीसरे बार कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध लाया गया था। फिर कह रहे हैं 97 में श्री एस.डी. देवगौड़ा के विरुद्ध। तो भाई सही तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम शब्द यूज हो गया है, तो उस आधार पर देखेंगे तो कौन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। ठीक है, ये पहला भारत में अविश्वास प्रस्ताव झेलने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनके विरुद्ध 1963 में आचार्य कृपलानी जो जी ने जो है इनके विरुद्ध लेकर के आए थे, और जो कि प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। ठीक है, और इसे लोकसभा में केवल 27 मत ही मिले थे। ठीक है, सॉरी मतलब ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, और अभी तक का मैंने आपको बताया है कि टोटल 27 टाइम जो है प्रस्ताव आ चुके हैं, मतलब लाए गए हैं। ठीक है, ये बात थोड़ी सी अविश्वास प्रस्ताव रखे गए थे, और इसमें भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि 26 बार पास नहीं हो पाए थे। ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको। ठीक है, तो कुल टोटल 27 बार आए थे और उसमें 26 बार पास नहीं हो पाया था। ठीक, और अगर एक बार कहा जाए पास हुआ था तो 1978 में 1978 में ईस्वी में मोरारजी देसाई तब प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, ये इनके जो है इनके खिलाफ लाया गया था, और प्रस्ताव पास होने से पूर्व ही इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो है ये प्रस्ताव आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रस्ताव पहले इसमें अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपने देख लिया होगा, उम्मीद है दोस्तों, पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है आपको कि इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट आपका सही है, ये आपको बताना है। कह रहे हैं शून्यकाल के समान ही विश्वास प्रस्ताव भी भारतीय संसदीय प्रस्ताव की देन है। शून्यकाल के समान ही विश्वास प्रस्ताव, बिल्कुल अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था, तो ये तो बिल्कुल बताना है सही आपका है। कौन सा सही आपसे पूछे हैं, तो ये तो यही सही हो गया आपका। फिर क्या कह रहे हैं इसमें, यहीं से आपका जवाब तो यही मिल गया भैया आपको। चलिए आगे क्या, विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किसी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। विश्वास प्रस्ताव यहाँ पर ये कह रहे हैं सही आपको बताना है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है यार ये तो। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, यानी किसी और मंत्री के द्वारा लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति को इस बात का संदेह हो कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, तो वह उसे विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कह सकते हैं, बिल्कुल सही, यानी सभी सही। ऑप्शन चौथा दे रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर 18 का आंसर आपका होगा वो 4 नंबर का होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। ठीक है, किस व्यक्ति को कहा गया था, ये आपको जवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर, किस विश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किसको लाने के लिए कहा गया था। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू है, चौधरी चरण सिंह है, बीपी सिंह है और एस.डी. देवगौड़ा है। तो आप जान लीजिए कि 1979 में चौधरी चरण सिंह को ठीक है सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया था। ठीक है, और उनके विश्वास प्रस्ताव विचार होने से पूर्व ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था चौधरी चरण सिंह ने। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये जवाब आपका यहाँ पर होगा, तो चौधरी चरण सिंह आपका दे रहे हैं, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न आपका 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ये है, संसदीय शासन प्रणाली में प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब नई सरकार का गठन होता है, तब प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है, यानी करते हैं, जिसे वह सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमें वह सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहा जाता है। अभिभाषण के पश्चात राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में किस प्रस्ताव को लाया जाता है, यानी कि जो संयुक्त बैठक होती है, ठीक है दोस्तों, संयुक्त बैठक की जाती है, वो उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, अभिभाषण करते हैं, तो अभिभाषण जो करते हैं राष्ट्रपति महोदय,
तो वो उसके लिए कह रहा है उसके जवाब में क्या करना होता है, मतलब क्या सरकार क्या लाती है उनके लिए। राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में क्या लाया जाएगा, तो निश्चित तौर से भाई धन्यवाद करने के लिए क्या धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। और जो अभिभाषण राष्ट्रपति का होता है, ठीक है, वह अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा बच्चों, अनुच्छेद 87 की देन है। अनुच्छेद 87 के तहत विशेष अभिभाषण कहा जाता है। जो अभिभाषण करते हैं राष्ट्रपति महोदय उसे क्या कहा जाता है, 87, मतलब वो 87 में वर्णित है, वो दिया गया है आपको, ठीक है। तो ये बात जान लीजिएगा आप लोग। और ये होता क्या है वर्ष में, जो आप धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में कहें, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, ठीक है, प्रथम सत्र होता है, जानते हैं आप 3 सत्र चलता है आपका, ठीक है। बजट सत्र है, मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, ठीक है। तो ये चीज़ है, पहला जो सत्र पहले वर्ष की स्टार्ट होते हैं वहाँ पर, और जो जो है प्रत्येक सत्र, जो तीनों सत्र आपके हैं, किसी जो पहले सत्र होते हैं, जो पहला सत्र स्टार्ट चलता है उसकी अध्यक्षता मतलब जो है उसको धन्यवाद वहाँ पर राष्ट्रपति जो है ज्ञापित करते हैं, मतलब किया जाता है उस पर जब अभिभाषण करते हैं वो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपका क्या जवाब हो जाएगा, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। दोनों सदनों में, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल सदनों में लाया जाता है, लोकसभा में भी लाया जाता है और राज्यसभा में भी लाया जाता है। तो ये था आज का 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी आपकी, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपकी समझ को ठीक ठाक, इसमें आपका प्रस्तावों के बारे में आपको ठीक ठाक जानकारी हो गई होगी। तो ऐसे ही दोस्तों मेहनत करते रहिए। आगे के क्रम में हम लोग और भी सीरीज के साथ आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रश्नों के साथ, हाई कोर्ट के प्रश्नों के साथ, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रश्नों को लेकर के हम लोग आएंगे। तो आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, खूब मेहनत करिए, निश्चित तौर से कुछ अच्छा होगा, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।